हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला प्रॉपर्टी है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि चार्ज को हम डायरेक्टली एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। जैसे एल्जेब्रिक मैथ जो होती है उसी तरह एल्जेब्रिक मैथ इसके लिए वैलिड है। ओके, चलिए, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक मैथ इज वैलिड। ये समझ में आया। चलिए, अगला पॉइंट है हमारे पास चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास कोई आइसोलेटेड बॉडी है। ठीक है, उसको हमने कुछ चार्ज दे रखा है। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उनमें मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ये लिया हमने कि उसमें तीन बॉडी है, ए बी और सी। ठीक है, अब तीनों में क्या है, अलग अलग चार्ज है। अब थोड़ी देर बाद क्या करा हमने, उनका चार्ज चेंज कर दिया। ठीक है, तो होगा क्या, चार्ज जो पहले था टोटल चार्ज वो, और अभी जो टोटल चार्ज है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहेगा। चलिए देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें ये एक बॉडी है ए, ये बॉडी है बी, ये है सी। इसमें पहले हमारे पास चार्ज है -3 माइक्रोकुलम, इसके पास है 2 माइक्रोकुलम, इसके पास है 4 माइक्रोकुलम। ठीक है, चलो अब ये बताओ नेट कितना हुआ। तो नेट कैसे करेंगे, एलजेब्रिक सम। अभी जो हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा है कि ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, एलजेब्रिक सम कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इसका एलजेब्रिक सम कर देंगे। तो 4 + 2 - 3 कितना हुआ, ये 3 माइक्रोकुलम। इसका मतलब इस आइसोलेटेड सिस्टम के पास नेट चार्ज कितना है, 3 माइक्रोकुलम। अब हमने क्या करा, इनका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया। ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम था, ये ए बॉडी थी, ये बी थी और ये सी। अब इस पे क्या हो गया, नेट तो हो गया 2 माइक्रोकुलम। मान लीजिए इस पे पहले -3 था, अब इस पे कितना हो गया, 2 माइक्रोकुलम। इस पे हो गया -1 माइक्रोकुलम। अब इस पे हमें क्या करना है, चार्ज पता करना है कि इस पे चार्ज कितना है। अभी हमने क्या पढ़ा कि चार्ज क्या है, कंजर्व। अगर चार्ज कंजर्व है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इनका सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, टोटल 3 माइक्रोकुलम के। तो अपन इनका सम कर लेते हैं, और सम भी किसे होगा, एलजेब्रिक। 2 - 1, और ये मैंने ले लिया x। अभी हमको पता नहीं है कि प्लस आएगा माइनस आएगा, तो हमने डायरेक्ट x लिख लिया। और इसका नेट कितना है हमारे पास, 3 माइक्रोकुलम। ये 2 माइक्रोकुलम है, ये -1 माइक्रोकुलम है। ठीक है, तो 2 - 1 कितना हुआ, 1। 2 - 1 कितना हुआ, 1। 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x। तो x आएगा हमारे पास 2 माइक्रोकुलम। इसका मतलब इस पे नेट चार्ज कितना आ गया, 2 माइक्रोकुलम। तो जब इस 2 माइक्रोकुलम और -1 माइक्रोकुलम को हम अगर ऐड करेंगे तो नेट कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि चार्ज क्या है हमारे पास, कंजर्व है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज होगा हमारे पास वो इंटीग्रल फॉर्म में अंदर ही होगा। मतलब इंटीग्रल फॉर्म का मतलब इसे कि जो चार्ज होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह होगा। कभी भी इस तरह नहीं होगा कि 1/2, 2/2, सॉरी 2/3, 4/6, कुछ भी, मतलब तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, इंटीजर फॉर्म में होगा। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एम ई। ये प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि ये क्या है, चार्ज। चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और चार्ज क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और ये क्या है हमारे पास, इंटीजर।
ओके। अभी तक हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, हाल ही में क्वार्क नाम का एक चार्ज डिस्कवर हो चुका है, ठीक है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हैं। वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे +-e/3, +-2e/3। लेकिन हमको इसको हमारे 12th के सिलेबस में याद नहीं रखना है, या आगे जो हायर स्टडी होता है उनमें पढ़ा जाता है, ठीक है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अभी क्या याद रखना है कि सबसे छोटा यूनिट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए, और ये जो क्वार्क होता है, ये क्वार्क क्या है, अनस्टेबल। क्या है ये, अनस्टेबल चार्ज। क्या बेटा, अनस्टेबल चार्ज। चलो, तीसरा प्रॉपर्टी समझ में आया चार्ज का। फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये सबने पढ़ा हुआ है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर कोई दो सेम चार्ज है, जैसे एक प्लस पॉइंट चार्ज है, एक प्लस पॉइंट चार्ज है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है, लाइक पॉइंट चार्जेस, ठीक है। बचपन में तुमने पढ़ा होगा कि पॉइंट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। लेकिन अभी इसके लिए क्या रखना है, लाइक पॉइंट, ये पॉइंट पे ध्यान देना, लाइक पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अगर बड़ा सिस्टम होगा तो उनमें थोड़ा सीन अलग रहता है, तो वो आगे समझेंगे। लेकिन अभी इसके लिए याद क्या रखना है कि जो लाइक पॉइंट चार्जेस हो गए वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो देखिए, ये दोनों क्या है, लाइक पॉइंट चार्जेस, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चलो, नेक्स्ट लाइन क्या है कि अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक में कैसे ले सकता हूँ, एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया, या ये माइनस ले लिया, प्लस ले लिया, एक ही बात है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बेटा, ठीक है। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चार्ज का पढ़ते हैं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई बॉडी है, अब इसको चार्ज नहीं दे रखा मैंने, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इसमें मास होगा, ठीक है। ये एक और बॉडी है, ये क्या है, चार्ज। क्या इसके पास भी मास होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। इसके पास भी क्या होगा, मतलब अगर ये बॉडी चार्ज है तो इसके पास भी मास है, अनचार्ज है तो भी मास है। बट अब ध्यान से देखना, इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, लेकिन ये बॉडी क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो उल्टा देखिए, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मतलब मास बिना चार्ज के भी एग्जिस्ट रह सकता है। ये देखिए न्यूटन, ये क्या है, इस पे कोई नेट चार्ज क्या है, इस पे जीरो, लेकिन फिर भी क्या है, ये मास है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो चार्ज बॉडी है, अगर चार्ज भी है चाहे अनचार्ज है, दोनों के पास क्या होंगे, मास होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मास है तो बिना चार्ज के भी वो एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं चार्ज को मूविंग कंडीशन में लेके आता हूँ, ठीक है, चाहे रेस्ट कंडीशन पे लेके आऊँ, कोई बॉडी है, मान लीजिए उस पर क्यू चार्ज है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक बॉडी है जिस पे क्या है, क्यू चार्ज है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रेस्ट पे रखता हूँ, तो उस पर क्या कितना चार्ज रहेगा, क्यू चार्ज। अगर इसी बॉडी को मैं क्या कर दूँ, मूविंग कंडीशन में ले जाऊँ, मतलब कोई वेलोसिटी दे दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इस पे अभी भी क्यू चार्ज रहेगा। क्यों, क्योंकि ये चार्ज की प्रॉपर्टी है कि चार्ज क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब इसी तरह आती है मास की बारी। तो सर मास, मास बेटा, मास क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। किससे डिपेंड करता है, देखो, अगर मास को क्या कर रखा है मैंने, रेस्ट पे, तो उसका मास m है। अगर मैंने उसकी स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी इन द सेंस, मतलब उसकी स्पीड में लाइट की स्पीड के अक्रॉस लेके जा रहा हूँ, तब क्या होगा, मास हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो मास है वो हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, कभी कभी करता है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हमेशा डिपेंड नहीं करता। जैसे अपन जनरली अपन एक प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, इनमें तो हम लोग क्या करते हैं, मूविंग कंडीशन में जो मास है चाहे स्टेशनरी कंडीशन पे जो मास है वो एक ही ले लेते हैं। लेकिन
रिलेटिविटी के अंदर हम क्या करते हैं, चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पे चार्ज क्या होता है, चार्ज का स्पीड लगभग लगभग अपन ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट की स्पीड के आसपास हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, मास में थोड़ा फर्क आता है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि हमेशा जो मास होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन चार्ज हमेशा सॉरी जो मास होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करता है, डिपेंड होता है। ठीक है, लेकिन जो चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। देखिए, जो वो फॉर्मूला भी बता देता हूँ एक बार में, मास वाला m इज इक्वल टू एम नॉट, ये आगे वाले जो चैप्टर आएंगे उनमें आएगा अपने पास, 1 - वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चलिए देखिए, ये क्या है, ये हमारे पास है रेस्ट मास। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उसका मास कितना है, रेस्ट मास है एम नॉट। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से देखिए, अगर मैं ये v क्या है, जो भी हम वेलोसिटी देना चाहे, ठीक है, ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू कितना होता है इसका, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं वेलोसिटी इसके आसपास ले जाऊँ, ठीक है, जो मैं बॉडी को वेलोसिटी देना चाह रहा हूँ वो मैं इस लाइट ऑफ स्पीड के आसपास ले जाऊंगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी लगभग लगभग 1 के आसपास। ठीक है, तो 1 - 1 कितना हुआ, अप्रोक्स 0। तो किसी भी अगर क्वांटिटी में अगर 0 का डिवाइड किया जाता है तो कितना आंसर आएगा उसका, इन्फिनिटी, मतलब उसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अगर यही अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे, वेलोसिटी को थोड़ा बहुत कम, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, जो हमने 11th में काइनेमेटिक्स वगैरह, एनएलएम वगैरह, सर्कुलर मोशन चैप्टर में पढ़े, उनमें हम इतनी स्पीड देते थे बॉडी को। वी कितना दिया मैंने, 5 मीटर पर सेकेंड या 7 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, छोटी क्वांटिटी में अगर मैं बड़ी क्वांटिटी का डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, अप्रोक्स 0। ठीक है, तो 1 - 0 कितना हुआ, 1। तो कितना आंसर आएगा, मतलब मास चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ नेगेटिवली, ये सॉरी नेगेटिवली है ये, मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्यों लिखा, देखिए, ये दो आइडेंटिकल बॉडी है, ये एक जैसी बॉडी है ये। अब क्या करा मैंने, इसमें इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में क्या थी ये, इसका मास था m, इसका मास कितना है m। अब मैंने क्या करे, इसमें इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करवाना स्टार्ट कर दिया, क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कराना स्टार्ट कर दिए। अब हमको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये देखिए बहुत छोटा मास है, लेकिन कुछ अमाउंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू ऐड कराते जा रहे, कराते जा रहे, कराते जा रहे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे इसका मास बढ़ रहा है, m से कुछ ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूँ तो इसमें से थोड़ा सा मास बाहर जा रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पे क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। जब अगर इस पे मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इस पे क्या आने लग जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस बॉडी का मास क्या हो जाएगा, अब ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन का मास भी ये है हमारे पास। इसी तरह अगर बॉडी में से क्या कर दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने से क्या होगा, जो मास है, इतना इतना मास कम होता रहेगा। तो कम हो रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, उसका मास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के मास से ज़्यादा होता है। बट दोनों बॉडी क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है, ऐसा ऐसा नहीं करना कि जैसे मान लीजिए ये बड़ी बॉडी है, ये छोटी बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसा बोल रहे हैं अपन। मतलब पॉजिटिवली चार्ज का मतलब इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड कराता रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता रहा। ठीक है, तो यहाँ नहीं बोल सकते अपन ऐसा। देखिए, इसका पहले से मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो थोड़ा सा मास इसका बढ़ जाएगा, इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मास तो इसका ज़्यादा रहेगा अभी भी। तो अपन हमेशा इसको वैलिड नहीं बोल सकते। हम इसको वैलिड कब बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से ज़्यादा होगा कब? जब दोनों बॉडी क्या हो, आइडेंटिकल। यहाँ तक समझा? चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, कैन अ बॉडी हैव चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10⁻⁻, ये -19 है, 0.8 इंटू 10⁻⁻19, मतलब एक बॉडी में इतना चार्ज हो सकता है क्या? चलिए चेक करते हैं। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू एन ई। Q कितना है यहाँ पे? 0.8 इंटू 10⁻⁻19, Q का वैल्यू रख दिया। अब E का वैल्यू अपने को पता है कितना होता है, 1.6 इंटू, मैं मैग्नीट्यूड रख रहा हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक सेकेंड, देखिए 0.8 इंटू 10⁻⁻19, इसको क्या किया अपन ने, किससे डिवाइड कर दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ई का अपन ने इसमें क्यू में डिवाइड कर दिया है। ई का वैल्यू कितना होता है, ये मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, 1.6 इंटू 10⁻, सॉरी ये -19 है, इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू कितना आएगा यहाँ पे, क्यू आएगा, सॉरी एन आएगा, एन एन, तो n इज इक्वल टू, एन कितना आ जाएगा, इससे तो ये हो गया कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 1/2। अब मैंने क्या बोला था कि ये n क्या है यहाँ पे, इंटीजर, बट ये क्या इंटीजर है, नहीं, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि बॉडी में 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।